हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बेबी काम्बले द्वारा लिखी गई बुक द प्रिजन्स वी ब्रोक की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। ये बुक एक ऑटोबायोग्राफी है जिसमें बेबी काम्बले ने अपनी लाइफ के बारे में बताया है और ये बुक दलित लिटरेचर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और बेबी काम्बले ने बताया है कि कैसे महार लोगों के साथ क्या क्या अत्याचार किए सोसाइटी ने और उन लोगों ने किस तरीके से इसका सामना किया, इसके बारे में इस बुक में बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग इस बुक के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। बेबी काम्बले, commonly known as बेबी ताई काम्बले, was a writer and an Indian activist। तो बेबी काम्बले, जिन्हें बेबी ताई काम्बले भी कहा जाता है, वो एक राइटर थी और एक सोशल एक्टिविस्ट भी थी, यानी सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। और इनका जन्म एक अनटचेबल कास्ट महार में हुआ था और महाराष्ट्र के एक बड़े से सेक्शन, अनटचेबल सेक्शन है महार लोग, उन्हीं का ये एक हिस्सा थी। और ये एक दलित एक्टिविस्ट थी और इन्होंने अपना ये जो वर्क है, ये जो बुक है, वो 2009 में लिखी। 2009 में इसको पब्लिश किया गया और ये जो वर्क था, इसे B.R. अम्बेडकर से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली, इन्फ्लुएंस मिला। बेबी ताई काम्बले's ऑटोबायोग्राफिकल वर्क द प्रिजन्स वी ब्रोक वॉज ओरिजिनली रिटन इन मराठी। तो ये जो बुक थी, इसे ओरिजिनली मराठी में लिखा गया था और मराठी में इसका नाम था जीना आमुचा और इसे बाद में ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। माया पंडित द्वारा इसे ट्रांसलेट किया गया और नाम रखा गया द प्रिजन्स वी ब्रोक। और जैसे मैंने आपको बताया, ये एक ऑटोबायोग्राफी है जिसमें जो नरेटर हैं, यानी कि जो हमारी राइटर हैं, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वीर गांव नाम के गांव में वो रहा करती थी। ये गांव पुणे के पास है और वहाँ पर महार कम्युनिटी के जो लोग हैं वो किस तरीके से अपना जीवन बिता रहे थे, इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो चलिए अब हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। तो इस बुक में दो प्रॉब्लम्स के बारे में बात की गई है। सबसे पहला तो ये कि किस तरीके से जो दलित समाज के लोग हैं, अपर क्लास के लोग, उनके साथ कैसे पेश आते थे, कैसे उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे। और दूसरा ये कि औरतों के साथ कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में, यानी एक ऐसी सोसाइटी में जिसे मर्द चला रहे थे। तो अपने मेमोयर में, यानी अपने ऑटोबायोग्राफी में, ऑथर ने अपनी लाइफ के बारे में बताया है कि कैसे वो वीर गांव में जी रही थी और जहाँ पर महार जाति के लोग रहा करते थे, उस जगह को महारवाड़ा कहते थे। और वहाँ ये जो महारवाड़ा था, उसकी जो वहाँ की जो ज़िंदगी थी वो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई थी, बहुत ही हार्डशिप्स थी वहाँ पर। और एक तरफ वहाँ के लोगों में, यानी कि जो महारवाड़ा में रहने वाले महार लोग थे, उनमें इग्नोरेंस था, पढ़ाई लिखाई की कमी थी। और दूसरी तरफ गरीबी थी, एपिडेमिक्स यानी बीमारी थी और वहाँ का डेथ रेट बहुत हाई था। बहुत सारे लोग इसलिए मर रहे थे क्योंकि उन्हें ठीक तरीके से खाना पीना नहीं मिल रहा था, वो भूखे रहते थे और उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रही थी। इसके अलावा बहुत से लोग वहाँ सुपरस्टिशंस भी मानते थे, यानी अंधविश्वासी थे। उसके बाद फिर हमें बेबी ताई काम्बले ने बताया है कि जो गरीबी की प्रॉब्लम थी, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी महार्स में। और जो भी बचा खुचा उन्हें मिल जाता था, बस वही उन्हें खाना पड़ता था। फिर चाहे वो बासी भाकरी हों, सड़ी हुई रोटियां हों, ये उनका कॉमन खाना था। और ये खाना भी उन्हें कुत्ते बिल्लियों से झगड़कर अपने लिए हासिल करना पड़ता था। और इतनी ज़्यादा मेहनत वो लोग करते थे अपने मास्टर्स के लिए, जिनके लिए भी वो लोग काम करते थे अपर कास्ट के लोगों के लिए, लेकिन उन्हें बस उसके बदले में एब्यूजेस, यानी बस गाली गलौज ही उसके बदले में मिल पाता था। इसके अलावा उन्होंने बताया कि महार औरतों की जो कंडीशन थी, लाइफ थी, वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उन्हें अपने घर का काम तो करना ही पड़ता था। इसके अलावा बाहर जाकर लकड़ियाँ वगैरह बेचनी पड़ती थी ताकि वो लोग कुछ पैसे कमा सके। और जगह जगह जाकर उन्हें बचा हुआ खाना भी कलेक्ट करना पड़ता था ताकि वो अपने बच्चों को वो खाना दे सकें। और ज़्यादातर टाइम जो वो औरतें होती थी, उन्हें भूखा ही रहना होता था, उन्हें उतना खाना ही नहीं मिल पाता था जिससे वो अपना पेट भर सकें।
और जो लड़कियां होती थी उनकी शादियां बहुत जल्दी हो जाती थी, 8 या 9 ईयर्स में उनकी शादी कर दी जाती थी, इसलिए वो बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती थी, जिस वजह से उनकी पहली डिलीवरी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते थे, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा पैथेटिक होती थी अपने हस्बैंड के घर में। और अगर वो छोटी सी लड़की कुछ ठीक से काम नहीं कर पाती थी तो उसके जो इन लॉज होते थे, उसके सास ससुर वगैरह, वो उसे काफ़ी ज़्यादा भला बुरा कहते थे, अब्यूज़ करते थे। तो वो ना तो घर जा पा रही थी और ना ही वो अपने पति के घर में खुश रह पा रही थी। अपने घर इसलिए नहीं जा पा रही थी क्योंकि उसे डर था कि वहाँ पर उसके जो फादर होंगे, उसके भाई होंगे, वो भी उसे डांटेंगे। इसके बाद फिर उन्होंने हमें बताया है कि किस तरीके से जो दलित कम्युनिटी के लोग थे वो इस बात से इन्फ्लुएंस थे कि जैसे अपर कास्ट के लोग उन्हें गुलाम बनाते हैं, तो उन्हें भी कोई ऐसा चाहिए था जो उनका गुलाम बन सके, और इसीलिए वो अपर कास्ट के लोगों को इमिटेट करते थे, यानी कि उनकी नकल करते थे, और अपना डोमिनेंस वो अपनी वीकर सेक्शन यानी कि बहुओं के ऊपर वो अपना डोमिनेंस दिखाते थे। तो जैसे अपर कास्ट के लोग उनको अपना गुलाम समझते थे, उसी तरीके से जो मेल मेंबर्स थे वो अपनी बहुओं को स्लेव समझते थे। ना सिर्फ मेल मेंबर्स बल्कि जो सास होती थी वो भी अपनी बहू को हमेशा डांटती फटकारती रहती थी और अपना गुलाम बनाकर रखती थी। सो हाई कास्ट हिंदूज की तरह महार्स भी मास्टर्स बनना चाहते थे और इसीलिए वो अपनी बहुओं को अपना गुलाम समझते थे। Kamble says that the Mahar women lives were limited to and bound by all domestic codes. फिर वो बताती हैं कि किस तरीके से जो महार जाति की जो औरतें थी उन्हें बहुत सारे घरेलू काम करने पड़ते थे, इसलिए वो कभी भी अपनी हाइजीन नहीं कर पाती थी, हाइजीनिक तरीके से नहीं रह पाती थी और अपनी केयर नहीं कर पाती थी, और उन्हें बच्चे पैदा करने वाली मशीन समझा जाता था। और उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होता था पेट्रियार्कल सोसाइटी में, यानी कि एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में। इसके अलावा उनके कास्ट की वजह से तो उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ता ही था, और जेंडर और डोमेस्टिक वायलेंस भी उन्हें झेलना पड़ता था। काम्बले डिस्क्राइब्स द पैथेटिक सिचुएशन ऑफ द महार वुमेन हु आर सपोज टू बिहेव लाइक स्लेव्स। तो जो वो अपनी बुक में बता रही हैं कि जो महार औरतें होती थी उन्हें गुलामों की तरह जीवन अपना जीना पड़ रहा था, खास तौर पे अपर कास्ट के लोगों के सामने। तो उन्हें गुलाम बनना ही पड़ता था। इसके अलावा उनके खुद के जो आदमी होते थे, यानी उन्हीं की जाति के लोग, वो लोग कहते थे कि जब भी तुम्हें कोई अपर कास्ट हिंदू बुलाएगा, अपर कास्ट का इंसान बुलाएगा, तो तुम्हें तुरंत आ जाना है। In addition to the usual practices upheld in upper caste elite households, such as women eating only after the men of the household having finished their meals, the Mahar women were subjected to discriminatory practices followed in the lower caste communities. तो अपर कास्ट सोसाइटी में जो कस्टम्स होते थे, जैसे औरतों को आदमियों के खाने के बाद ही खाना है, वो सारी चीज़ें तो उन्हें फॉलो करनी पड़ती थी। इसके अलावा भी उन्हें बहुत सारी डिस्क्रिमिनेटरी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती थी, यानी उनका जो उन्हें आदमियों के बाद ही कोई भी चीज़ करने दी जाती थी। इसके अलावा दलित औरतों को कहा जाता था कि तुम्हें किसी भी अपर कास्ट के आदमी के सामने हमेशा झुकना है। अगर तुम्हें कोई अपर कास्ट का आदमी दिखेगा रोड पर तो तुम्हें झुकना है। इसके अलावा उसके सामने कभी नहीं जाना है, साइड में हट जाना है। इसके अलावा वो बता रही हैं कि कैसे अपर कास्ट की जो औरतें होती थी वो कभी भी उन्हें छूती नहीं थी पैसे देने के टाइम। दलित गर्ल्स इन स्कूल्स वर मेड टू सिट ऑन द फ्लोर। इसके अलावा दलित लड़कियां जो होती थी उन्हें ज़मीन पर ही बैठना पड़ता था ताकि वो अपर कास्ट के लोगों को पल्यूट ना कर दे, ख़राब ना कर दे। इसके अलावा वो हमें एक कस्टम के बारे में बताती हैं कि जब किसी अपर कास्ट या ब्राह्मण वुमेन की नई नई शादी होती थी तो उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, इसीलिए क्योंकि शायद उसे नज़र ना लग जाए। इसीलिए जब वो टॉयलेट करती थी तो महार विमेन को उसके टॉयलेट को अपने सर पर उठाकर जाना होता था, ले जाना होता था फेंकने के लिए। उसके बाद फिर ऑथर ने हमें बताया है कि किस तरीके से B.R. अम्बेडकर के द्वारा वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई और अम्बेडकर सारे दलित लोगों की लाइफ में एक लाइट बनकर आए और उन्होंने महार लोगों को कहा कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और उन्हें लड़ना सिखाओ। बेबी काम्बले और उनके रिलेटिव्स इस तरह की एक्टिविटीज़ में हमेशा शामिल होते थे और वो अम्बेडकर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए।
और वो बताती हैं कि किस तरीके से बाहर औरतें पहले तो कभी रिबेल नहीं करती थी, लेकिन जब उन्होंने अंबेडकर को देखा तो वो सीख गई और समझ गई कि उन्हें क्या करना है, और वो अपने बच्चों को पढ़ाने लगी। और महारवाड़ा का जो मेल पेट्रियार्क था, यानी मेल हेड था, उसके अगेंस्ट जाकर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, और उन्होंने मरे हुए जानवरों को खाना बंद कर दिया, और अपनी जो सुपरस्टिशियस सोच थी उसको भी उन्होंने छोड़ दिया, यानी अंधविश्वासों को भी छोड़ दिया। इस तरीके से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने उनकी लाइफ में बहुत कुछ आकर किया। उसके बाद फिर बुक के लास्ट पार्ट में काम्बले हमें बता रही हैं कि आज की जो सोसाइटी है, अभी उसका कर्तव्य है कि वो इस भेदभाव को मिटाए, क्योंकि ये जो भेदभाव है वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है हमारी सोसाइटी से। और इस तरह के बहुत सारे गांव हैं जिन्हें आज भी हमें मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है, और ये जो जिम्मेदारी है वो पढ़े लिखे लोगों की है। तो एक टाइम पे बाबा साहेब ने इस काम में मदद की, और आज जो है सोसाइटी को इस वजह से फ्रीडम मिली है। लेकिन आज जिसे फ्रीडम मिल गई है उसे समझना चाहिए कि अभी उसकी जिम्मेदारी है कि वो दूसरे को भी फ्री करे, और इसलिए हमें एडुकेशन, प्रॉस्पेरिटी और कंफर्ट्स की ज़रूरत है। और वो कहती हैं कि इसीलिए हमें अपने इंटेलिजेंस, अपनी एडुकेशन यानी अपनी फैकल्टीज़ का इस्तेमाल करना है, और उन लोगों को सपोर्ट और गाइड करना है जो अभी भी इन दिक्कतों को फेस कर रहे हैं। तभी हम ज़िंदगी के असली मकसद को समझ पाएंगे और एंजॉय कर पाएंगे। और यहीं पर उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो ख़त्म हो जाती है। सो आई होप आपको ये समरी समझ में आई होगी, और आप इस समरी का और इन नोट्स का इस्तेमाल कर पाएंगे अपने आंसर्स में। सो फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।